हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आइस में आप सबका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में उसके अधिकार शक्तियों को लेकर, और व्यापक रूप से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जो अधिकार शक्तियां हैं वे कैसी हैं और उनका प्रयोग किस संदर्भ में संभव होता है। इसी कड़ी में आज का जो अध्ययन है वह राष्ट्रपति के उन शक्तियों से जुड़ा हुआ है जिसे आप वित्तीय अधिकार शक्तियों के रूप में जानते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय अधिकार और शक्तियां हैं, हम उन अधिकार शक्तियों का व्यापक अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास व्यापक वित्तीय अधिकार शक्तियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति के पास इन वित्तीय अधिकार शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 बड़े भागों में समायोजित किया जा सकता है। अब ये 4 भाग क्या क्या हैं? तो बजट तैयार करवाना, धन विधेयक की पूर्वानुमति प्रदान करना, संचित निधि से धन की स्वीकृति प्रदान करना और वित्त आयोग का गठन करना। भारत का राष्ट्रपति वित्तीय अधिकार और शक्तियों से युक्त है और इस संदर्भ में उसके पास जो अधिकार हैं, जिन शक्तियों का वह प्रयोग कर सकता है, मैंने कहा उसे 4 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। बजट को तैयार करवाना, कोई भी बजट है, देश का है, वार्षिक बजट होता है। भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार के बजट को तैयार करवाता है और वह बजट को संसद के पटल पर रखवाता है। यह राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति का वित्तीय अधिकार है कि वह देश के वार्षिक बजट को तैयार करवाता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि बजट संबंधी जो राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं वह कुछ इस रूप में निर्धारित हैं जिससे कि देश का वार्षिक बजट संसद की सहमति के लिए प्रस्तुत हो सके। तो राष्ट्रपति क्या करता है? बजट तैयार करवाता है, और न केवल बजट तैयार करवाता है बल्कि ऐसे तैयार बजट को संसद के पटल पर भी प्रस्तुत करवाता है। इसको थोड़ा समझिएगा। वैसे तो बजट तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया है और उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़े में समझना है हमें कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे संविधान में निर्धारित किया गया है उसको हम आमतौर पर बजट कहते हैं। बजट की जो व्यवस्था संविधान में की गई है, इस प्रकार के बजट को वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। चूंकि उस सरकार साल भर के अंदर उसकी क्या आय होगी, क्या उसका व्यय होगा, संपूर्ण प्लानिंग जो है सरकार उसमें निर्धारित करती है। लेकिन सरकार की यह प्लानिंग, भाई सरकार का अभिन्न अंग आपका राष्ट्रपति के रूप में भी है, तो राष्ट्रपति सरकार का ही अंग है। राष्ट्रपति अपने इस वित्तीय अधिकार का प्रयोग करते हुए बजट को निर्मित करने के लिए सरकार को आदेशित करता है। यानी बजट तो तैयार कर लिया गया। अब चूंकि बजट में धन की बात होती है, धन के निर्वहन की बात होती है, तो इसलिए जब भी यह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, चूंकि बजट में, बजट क्या है? एक धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, और भी कई विधेयक इसमें जुड़े होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में भी आता है जिसको आप विनियोजन विधेयक कहते हैं। तो तमाम बातें जिसका हम लोग बजट के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़े में इसको समझिए कि चूंकि बजट का संदर्भ धन से होता है, धन के विनियोजन से होता है, इसलिए इस प्रकार के बजट विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? इस प्रकार की अनुमति को प्रदान करते हुए बजट संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की स्थिति को तैयार कर देता है। तो जब भी बजट संबंधी विधेयक संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है,
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। और जब संसद द्वारा बजट से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो एक बार फिर से आता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर कर क्रियान्वित कर देता है। और यह भी समझना होगा, चूंकि धन विधेयक के बारे में जब हम चर्चा करें तो विस्तार से आपको बताएंगे, कोई भी धन विधेयक चूंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आया है, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, चाहे वो धन विधेयक सीधे सीधे हो, चाहे वो बजट से संबंधित विधेयक हो। चूंकि ये धन विधेयक के रूप में ही आया है, राष्ट्रपति इस पर पहले अनुमति दे चुका है, अब संसद के दोनों सदनों ने यदि इसे पारित कर दिया हो, अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे विधेयक पर सहमति प्रदान करने से राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है। तो बजट के मामले में आप देख रहे हैं कि वित्तीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। दूसरा जो अधिकार है वो धन विधेयक के मामले में है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। तो जब भी धन विधेयक प्रस्तुत सरकार करती है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसा करना संभव होता है और सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक पर हम लोग काफ़ी विस्तार से अध्ययन करेंगे बाद में नए क्लास में, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझिएगा डिटेल में कि धन विधेयक को अगर लाया गया है तो उसका प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम लोकसभा में ही हो सकता है, न कि राज्यसभा में हो सकता है। और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है, बल्कि आप कह सकते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक को पारित करने के बाद, लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद उसे राज्यसभा को प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में बड़े सीमित अधिकार होते हैं। या तो वह अधिकतम, ऐसे विधेयक को वह अधिकतम 14 दिनों तक रोके रख सकती है, या फिर उसे 14 दिनों के अंदर पारित कर दे। यदि 14 दिनों के अंदर पारित नहीं किया, राज्यसभा ने उस पर विचार ही नहीं किया, तो लोकसभा द्वारा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने संबंधित धन विधेयक को पारित कर दिया है। एक दूसरी स्थिति हो सकती है, राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु वह संशोधन संबंधी प्रस्ताव को उसके साथ नत्थी कर सकती है, उसी के साथ जोड़ सकती है। यानी जो धन विधेयक राज्यसभा को भेजा गया था लोकसभा से पारित करके, राज्यसभा संशोधन उसमें नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन संबंधी प्रस्ताव को सुझाव के रूप में उसके साथ वह लोकसभा को वापस कर सकती है। अब लोकसभा के पास अधिकार है कि राज्यसभा ने जो संशोधन संबंधी प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अब लोकसभा द्वारा संबंधित धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब चूंकि राष्ट्रपति पहले अनुमति दे चुका है, इसलिए ऐसे प्रस्ताव को वह पुनर्विचार के लिए, ऐसे धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, बल्कि अब लोकसभा ने जिस धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है उस पर वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है और सहमति दे देता है। जो तीसरा अधिकार है, संचित निधि से धन की स्वीकृति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह भी राष्ट्रपति का वित्तीय अधिकार में सम्मिलित है। आमतौर पर संचित निधि से धन निकासी की जो प्रक्रिया है वो संसदीय प्रावधान के अंतर्गत है। यानी संचित निधि से धन की निकासी केवल तभी संभव हो सकती है जब संसद की सहमति प्राप्त हो गई हो। जब तक संसदीय सहमति नहीं ली गई हो, संचित निधि से धन की निकासी नहीं हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, परिस्थिति
बहुत गंभीर रूप से प्रकट हुई है, कोई प्राकृतिक दैवीय आपदा है, हालांकि उसके लिए अलग से एक फंड का निर्धारण किया गया है, आपातकालीन निधि का निर्धारण किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास एक बड़ा अधिकार है कि वह संसदीय सहमति के बिना भी संचित निधि से धन निकासी को आदेशित कर सकता है, धन निकासी पर अपनी सहमति व्यक्त कर सकता है, धन निकासी का अधिकार सरकार को वह प्रदान कर सकता है। तो संचित निधि से धन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। और जो चौथा अधिकार वित्तीय अधिकार के रूप में राष्ट्रपति के पास है, वो वित्त आयोग के गठन को लेकर है। जैसा कि अनुच्छेद 280 में स्पष्ट किया गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है, और वित्त आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से इसका भी चर्चा करेंगे नई क्लास में, और समझने का प्रयास करें कि वित्त आयोग का मुख्य आशय क्या होता है और किस उद्देश्य को लेकर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में अवलोकन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसे भी थोड़े में समझने की आवश्यकता है कि यह वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का व्यवहार पूर्वक निर्धारण किया जा सके। चूंकि करों के बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध प्रभावित होने के खतरे बने रहते हैं, तो करों का केंद्र और राज्यों के बीच में किस आधार पर बंटवारा किया जाए, इससे संबंधित सुझाव वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी वजह से अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करें, और जब वित्त आयोग की सिफारिश आती है तो उस सिफारिश को आगामी 5 वित्तीय वर्ष के लिए क्रियान्वित किया जाता है। यानी जो रिपोर्ट आती है वित्त आयोग की, उस रिपोर्ट की जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। तब तक फिर से नया वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्यपूर्ण ढंग से करों का बंटवारा करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आज आपने अध्ययन किया भारत के राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार और शक्तियों को लेकर। तो काफ़ी व्यापक अध्ययन हुआ आप लोगों का, और इसी तरह से हम लोग आगे भी अध्ययन को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो अन्य अधिकार और शक्तियां हैं वे क्या हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।